हेलो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट चैप्टर इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की अगर बात की जाए तो पहले भी आप ये चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो सॉल्यूशन के लिए क्या बोला जाता है? सॉल्यूशन के लिए बोला जाता है, सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अब होमोजीनियस मिक्सचर से हमारा मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको कोलोइड्स पढ़ाए थे। तो कोलोइड्स में भी मैंने डिस्कस किया था कि होमोजीनियस मिक्सचर से हम क्या समझते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है, मैंने एक बीकर लिया, इस बीकर में वाटर फिल किया और वाटर फिल करने के बाद मैंने यहाँ पर शुगर को ऐड किया। शुगर को ऐड करने के बाद ग्लास रोड लगाई और ग्लास रोड लगाने के बाद मैंने इसको स्टिर करा, इसको मिलाया। मिलाने के बाद मैं क्या चेक करता हूँ, यहाँ पर मैंने एक टैप लगाई, यहाँ पर मैंने एक टैप लगाई और टैप लगाने के बाद अगर मैं वाटर का सैंपल यहाँ से चेक करता हूँ, यहाँ से क्या किया मैंने, वाटर का सैंपल चेक किया। तो यहाँ से जब मैं वाटर का सैंपल चेक करता हूँ तो मैंने इसकी स्वीटनेस देखी, फिर इसकी स्वीटनेस मैंने यहाँ से चेक की, फिर इसकी स्वीटनेस मैंने इधर से चेक की। मीन्स किसी इस सॉल्यूशन में से कहीं पर भी आप उसकी स्वीटनेस चेक करते हो, आप उसको चेक करते हो या आप कंपोजिशन को देखते हो, तो जितनी कंपोजिशन शुगर की यहाँ पर होगी उतनी ही कंपोजिशन आपको शुगर की यहाँ पर मिलेगी और उतनी ही कंपोजिशन शुगर की आपको यहाँ पर मिलेगी। मीन्स जो कंपोजिशन होगी वो यूनिफॉर्म होगी, वो कंपोजिशन चेंज नहीं होगी। आपकी जो कंपोजिशन होगी, कंपोजिशन यूनिफॉर्म होगी, कंपोजिशन चेंज नहीं होगी। तो इस तरह के मिक्सचर को ही नाम दिया जाता है होमोजीनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या बनती है? सॉल्यूशन आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। या तो उसमें दो कंपोनेंट हो सकते हैं या दो से ज़्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं, उनका एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा। बाय होमोजीनियस मिक्सचर वी मीन, होमोजीनियस मिक्सचर से हमारा मतलब होगा डेट्स इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। मीन्स उसकी कंपोजिशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ दोनों यूनिफॉर्म होगी थ्रू आउट द मिक्सचर। मीन्स मिक्सचर में से कहीं पर भी प्रॉपर्टीज़ चेक की जाए, जैसे कुछ प्रॉपर्टी अगर मैं इधर वाले मिक्सचर को लेकर चेक करूं और कुछ प्रॉपर्टी मैं बॉटम वाले मिक्सचर को लेकर चेक करूं, तो जो प्रॉपर्टीज़ होंगी उनमें कोई अंतर नहीं आएगा, उनमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इस तरह उनको बोला जाता है बेटे होमोजीनियस मिक्सचर। उसके बाद हमें इसमें कुछ कंसंट्रेशन टर्म देखनी है। कंसंट्रेशन का मतलब आप जानते हैं, कंसंट्रेशन का मतलब होता है हाउ मच सोल्यूट इज प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, कि कितना सोल्यूट दिए हुए अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उसी को बोला जाता है कंसंट्रेशन। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन टर्म देखनी है। फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म की हम बात करते हैं मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का मतलब होता है वेट बाय वेट परसेंटेज। अब वेट बाय वेट परसेंटेज का मतलब क्या होगा कि ऊपर जो टर्म होगी वो वेट में होगी और नीचे जो टर्म होगी वो भी किस में होगी, वेट में होगी। द मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट, मास ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन अपॉन में टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। अगर आपने दो कंपोनेंट का कोई सॉल्यूशन मिलाकर बनाया, जैसे मैंने 10 ग्राम ग्लूकोज लिया और 10 ग्राम ग्लूकोज को मैंने कितने में मिला दिया, 90 ग्राम वाटर के अंदर मिक्स किया। 10 ग्राम मैंने ग्लूकोज लिया और 10 ग्राम ग्लूकोज को मैंने 90 ग्राम वाटर के अंदर मिक्स कर दिया। तो मैं इसकी मास परसेंटेज कैलकुलेट करूँगा। तो मास परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या लिखूँगा, वेट ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का कितना वेट है अपॉन में टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। तो ग्लूकोज का वेट कितना है 10, सॉल्यूशन का वेट कितना है 90 प्लस 10 इंटू में 100। तो 10 अपॉन 100 इंटू 100 कितना आ जाएगा बेटे, 10%। कितना आ जाएगा,
10%। यानी जो आपके पास वेट बाय वेट परसेंटेज आएगी वो वेट बाय वेट परसेंटेज कितनी आएगी, 10% आपके पास वेट बाय वेट परसेंटेज। यानी एक कंपोनेंट को आपने एक से ज़्यादा में मिलाया या एक ही में आपने मिक्स किया तो हमें कुछ नहीं करना, जिसकी कम परसेंटेज निकालनी है उसको रखेंगे ऊपर वेट ऑफ ग्लूकोज अपॉन में टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, तो हमारी क्या निकल जाएगी, मास परसेंटेज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या होगा, सेम उसी तरीके से वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, एक कंपोनेंट का वॉल्यूम अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू में 100। मीन्स एक कंपोनेंट का वॉल्यूम ले लेंगे, टोटल वॉल्यूम उसका कितना बनेगा, इनटू में आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या निकल कर आ जाएगी, वॉल्यूम परसेंटेज निकल कर आ जाएगी। थर्ड हमें देखनी है बेटे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। थर्ड हमें देखनी है बेटे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या होगा, सिमिलरली उसी तरीके से जैसे आपने दो टर्म डिफाइन किए, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, मास ऑफ वन कंपोनेंट, एक कंपोनेंट का मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम इनटू में 100। इस तरीके से हम किसको डिफाइन करेंगे, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को। क्या कहा मैंने, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास ऑफ वन कंपोनेंट, एक कंपोनेंट का कितना मास है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम इनटू में 100। ये हमारी क्या हो जाएगी, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज हम यहाँ से निकाल सकते हैं। फोर्थ टर्म हमें देखनी है बेटे पार्ट्स पर मिलियन। फोर्थ टर्म हमें क्या देखनी है, पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन क्या होती है, इसको शॉर्ट में बोला जाता है ppm। कैसे डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, एक कंपोनेंट के कितने पार्ट्स हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट, और सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट हैं उनके टोटल पार्ट्स कितने हैं, इनटू में 10⁻6, इनटू में 10⁻6। इस तरीके से हम क्या डिफाइन करते हैं बेटे, पार्ट्स पर मिलियन को डिफाइन करते हैं। ये आप कंसंट्रेशन टर्म पढ़ चुके हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ, आपको 12th में ही पढ़ा चुका हूँ, आप इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी कर चुके हैं। तो फटाफट ये जस्ट एक रिवीजन वीडियो आप इसकी मानिए। कंसंट्रेशन टर्म आपको खुद करनी है, न्यूमेरिकल्स मैं बता दूंगा, फॉर्मूले आपके पास हैं ही, फॉर्मूले मैं समझा भी चुका हूँ, तो आपको फटाफट करनी है। अगली कंसंट्रेशन टर्म की बात करें तो मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि आपको मोल्स का फ्रैक्शन लेना है। अब फ्रैक्शन कैसे होगा कि किसी एक कंपोनेंट के मैं मोल ले लूँ और उसको डिवाइड कर दूँ टोटल कंपोनेंट के मोल से, तो मेरा क्या निकल जाएगा, एक फ्रैक्शन निकल जाएगा, एक पार्ट निकल जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन के लिए सिंबल यूज करा जाता है, वो काई यूज करा जाता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट कैसे डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट, एक कंपोनेंट के कितने मोल्स हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। डिवाइड में किससे कर देंगे, जो सारे कंपोनेंट हैं उनके कितने मोल्स हैं उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब आपको पता है कि अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकालना चाहता हूँ कंपोनेंट ए के, तो मैं क्या लिखूंगा, काई ए। एन सिंबल होता है मोल का, जिस कंपोनेंट के आप मोल निकालना चाहते हैं आप उसके मोल को ऊपर रखेंगे और डिवाइड करेंगे टोटल मोल्स से। ठीक है, अगर आप मोल फ्रैक्शन, जिस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं उसके मोल्स को आप ऊपर रखेंगे, न्यूमरेटर में रखेंगे, और डिनोमिनेटर में आप टोटल मोल्स को रखेंगे। तो इस तरीके से हम किसको डिफाइन करते हैं, मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करते हैं। जो इम्पोर्टेंट बात है, इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो मोल फ्रैक्शन है वो एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। मोल फ्रैक्शन क्या एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, कैसे समझते हैं। आपने क्या कहा कि आप कंपोनेंट ए के मोल निकालना चाहते हैं। अगर कंपोनेंट ए के मोल निकालना चाहते हैं तो आप लिखेंगे काई ए इज इक्वल टू एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। अब एन ए क्या होता है, मोल कंपोनेंट ए के, एन बी क्या होता है, कंपोनेंट बी के मोल। तो मोल से मोल कैंसिल होगा, तो जो आपकी काई ए टर्म आएगी वो आपकी क्या आएगी बेटे, यूनिट लेस आएगी। यानी जो मोल फ्रैक्शन है वो एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। सेकंड बात,
अगर आप कंपोनेंट बी के मोल निकालना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे, काई बी इज इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। यहाँ से आप काई बी निकाल लेंगे। अगर आप काई ए प्लस काई बी कर देते हैं तो इज इक्वल टू 1 आता है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इज इक्वल टू 1। जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, अगर हर कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को सम कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो हम देखेंगे कि जो मोल फ्रैक्शन होंगे सारे कंपोनेंट के वो कितने के बराबर आएंगे, 1 के बराबर आएंगे। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म होती है मोलैरिटी। मोलैरिटी की बात करी जाए तो मोलैरिटी को आप कैसे डिफाइन करेंगे, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मीन्स कि कितने मोल्स सोल्यूट के आपने 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व किए हैं, उसको बोला जाता है बेटे मोलैरिटी। फॉर्मूला क्या बनता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब यूनिट की बात करी जाए तो यूनिट क्या बनेगी, ऊपर क्या है मोल, नीचे क्या है लीटर, तो यूनिट क्या आ जाएगी, मोल पर लीटर। यूनिट क्या आ जाएगी, मोल पर लीटर। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म होती है हमारे पास मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी में हमने कहा कि सोल्यूट के कितने मोल्स 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट हैं, इसमें हम कहते हैं कि सोल्यूट के कितने मोल्स सोलवेंट के कितने वेट में प्रेजेंट है। तो हम क्या डिफाइन करेंगे, मोलैलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सोलवेंट। मीन्स सोल्यूट के मोल्स पर किलोग्राम सोलवेंट में प्रेजेंट होते हैं, उस टर्म को बोला जाता है मोलैलिटी। फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। कि सोल्यूट के कितने मोल्स सोलवेंट के कितने वेट में प्रेजेंट हैं, उसको बोला जाएगा मोलैलिटी। अब यूनिट की बात की जाए तो यूनिट क्या बनेगी, ऊपर क्या है मोल, नीचे क्या है वेट, तो यूनिट क्या बनेगी, मोल पर किलोग्राम इसकी यूनिट बनेगी। ये कंसंट्रेशन टर्म आपको देखनी है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर मैं आपको बता दूंगा। बुक आप परचेज कर लेना बेटे, एनसीईआरटी परचेज करनी पड़ेगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।